हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में कुछ बेहतर करें तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, लास्ट तक हमारा वीडियो देखिए और उसमें जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से कहेंगे कि मेरे वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरा वीडियो आप लोग देखें। ठीक है, और आपका एग्जाम में अच्छा सा अच्छा नंबर आ जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आपको समय नहीं लेते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सबसे पहले देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पर प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं हम जानते हैं। कितना होते हैं? 2 होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है, तो वो कह रहा है कि F बराबर R/2 है केवल किसके लिए? तो यहाँ पर देख सकते हैं अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो नहीं अवतल दर्पण या उत्तल दोनों के लिए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि F बराबर R/2 अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये दोनों के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 3 नंबर हमारा क्या कहता है? कह रहा है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, सॉरी दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हीरा का। हम जानते भी हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेमी है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो यहाँ पर देखेंगे प्लस में दिया है, तो प्लस देखते हैं फट से हमारा आंसर क्या होगा? उत्तल होगा। अगर माइनस होता तो हमारा आंसर क्या होता है? प्लस, यानी कि अवतल होता है। ठीक है, तो प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है कौन? समतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है? sin I बट्टे sin R होता है। हम लोग पढ़े हैं स्नेल के नियम में। ठीक ना, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? sin I बट्टे sin R होता है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमारा कह रहा है कि आंख का व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। आंख का व्यवहार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा परितारिका। वैसे भी तो हम लोग मंद मंद प्रकाश का मतलब हो गया कि कम प्रकाश वाले जगहों पर, जैसे हम मानते हैं किसी धूप में से चाहे बाहर से आते हैं तो बाहर प्रकाश का मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। जब अंदर आते हैं तो प्रकाश की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वहाँ फैलने और मतलब सिकुड़ने का काम कौन कराता है? परितारिका होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा परितारिका। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा अमीटर से निम्नलिखित में
किसे मापा जाता है? अमीटर से निम्न में किसे मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है धारा को, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है उसको हमें देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं V इंटू आर क्या है? सही है, ठीक है। यहाँ पर V बराबर 1/r नहीं होता है, R/1 नहीं होता है, I नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर I² भी नहीं होता है, तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। जैसे कि मानना है तो मान लेंगे R1 बराबर हमारा कितना है? 10 ओम दिया है, ठीक है। और R2 बराबर हमारा कितना दिया है? R2 बराबर दिया है 20 ओम। तो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि श्रेणी क्रम में है तो R इक्वल टू क्या हो जाता है? यानी कि ये नहीं रहेगा, R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यानी कि R1 देख लेते हैं यहाँ पर कितना है? R1 हमारा दिया है 10 और प्लस R2 कितना दिया है? 20 बराबर कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर हमारा आ जाएगा 30 ओम। तो सॉरी 15 का आंसर आ जाएगा 30 ओम। तो ऑप्शन नंबर कितना? सी हो जाएगा, यानी कि 30 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है कि 1 मीटर एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 1 मीटर एंगस्ट्रॉम बराबर होता है ए बराबर मीटर ए है, ठीक है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस 3 ए के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मीटर ए बराबर अगर पूछा जाए 1 बराबर कितना होता है तो हम क्या बताएंगे? 10 के पावर माइनस 3 ए बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारा कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है किसका? टंगस्टन का होता है, ठीक है। तो 17 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ। भीतर पूछ रहा है तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव के तरफ होता है। जैसे कि मान लिया दक्षिण ध्रुव यहाँ पे है तो दक्षिण ध्रुव से किधर होता है? उत्तर ध्रुव के तरफ होता है। यानी कि इस तरह ये गमन करते रहता है, ठीक है। यानी अगर निकलने का पूछा तो उत्तरी ध्रुव से निकलेगी या दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है। तो जैसे मान लिया चुंबक हो गया और इसके भीतर पूछ रहा है तो यानी कि दक्षिण ये मान के चलते हैं, ये दक्षिण है और ये क्या है? उत्तर है। तो इसका दिशा किधर होता है? दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? विद्युत मोटर का काम क्या है? कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय पर कार्य करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज कार्य करता है। तो 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। कारण निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन? बायोमास, ठीक है। बायोमास जो होता है यह ईंधन मतलब इसको क्या माना जाता है? उत्तम ऊर्जा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है क्या? CH4, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद से 23 नंबर। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन
क्या कह रहा है कि 23 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है CaOCO3 एरो CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि यहाँ पर जो अभिक्रिया दिया गया है वो हमें बताना है कि यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो 1:3 होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। कह रहा Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu यह अभिक्रिया उदाहरण है। यानी कि Fe प्लस CuSO4, Fe यानी सॉलिड है, ये लिक्विड है, यहाँ पर FeSO4 क्या हो गया, फिर लिक्विड हो गया, और Cu क्या हो गया, सॉलिड हो गया। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ से इधर विस्थापित हो गया है इसमें तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो Na2O ये क्या है, एक क्षारीय ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहे धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, तो क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, तो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल को दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है। तो 29 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा कि अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के अम्ल में कौन सा अम्ल, सॉरी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना, 7 होता है। ठीक है, तो 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी कि बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से कौन सा उप धातु है। निम्न में से कौन सा उप धातु है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उप धातु है। यानी कि उप धातु का उदाहरण देखना है, जिंक, कॉपर, जर्मेनियम और सी से कार्बन। यानी कि ऑप्शन नंबर यानी सी एंड जर्मेनियम क्या है, एक उप धातु है। तो ऑप्शन नंबर कितना, 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसके बाद से 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लिया जाए। कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो Na2ZNO2 प्लस H2O बनता है। यानी कि Na2ZNO2 प्लस H2O बनता है। याद रखना इसको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सोना का परमाणु संख्या क्या होता है। तो सोना का जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 89। ठीक है, यानी कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, 89 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 89 नहीं होता है, 79 होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सोना का जो परमाणु संख्या होता है वह कितना होता है, 79 होता है। और इसका जो संकेत होता है वह कितना होता है, AU होता है। ठीक है, AU। और चांदी का कितना होता है, AG47 होता है इसका। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि चांदी का कितना होता है, AG47 और सोना का होता है AU79, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है कि एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है।
एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है? तो ये हो जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यानी कि 3:1 के मात्रा में मिला रहता है। ठीक है, तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 29 हमारा है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, तो क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? कॉपर। Cu सबसे अधिक क्रियाशील है। यहाँ पे जितना भी दिया गया है सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है? कॉपर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कार्बन है, तो कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में कि एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2, ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-2, तो ये एल्काइन का सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन की 3 अबंध है? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध हैं? 3 अबंध हैं, तो ये हो जाएगा कौन चीज? C3H4 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं। कह रहा है बेंजीन का अणु सूत्र होता है, बेंजीन का अणु सूत्र होता है, तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अणु सूत्र जो होता है वो होता है C6H6, ऑप्शन नंबर सी। बेंजीन का अणु सूत्र कितना होता है? C6H6, ये हो गया बेंजीन का अणु सूत्र। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्न में से कमरे के ताप पर द्रव है, निम्न में से कमरे के तापक्रम पर कौन द्रव रहता है? मेथेन, एथेन, एथाइन या एथेनॉल, यानी इसमें से कौन कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है? तो होता है एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है वो कमरे के ताप पर भी द्रव की अवस्था में रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा मेंडलीव के अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? ठीक है, तो यानी कि परमाणु द्रव्यमान वाला मापदंड अपनाया। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया? अपना आवर्त सारणी को तैयार किया। किन्होंने? मेंडलीव ने। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या अस्थिर रहती है? यानी कि यह स्थिर रहती है, घटती बढ़ती कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 47 के आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है 1 है, 0 है, 2 है या 3 है, तो इसकी संयोजकता कितना होती है? 2 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p, इस तरह करके तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 2 2 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना घट रहा है? यानी कि घट रहा है, यानी कि हम 8 में से घटा लेते हैं ना, यानी कि दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 4, ये मिलकर हो जाएगा 4 2 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। इसकी संयोजकता कितना हो गया? 2। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? तो 2 होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है वो हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या कह रहा है कि अक्रिय तत्व है। यहाँ पर दिया गया कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन में हीलियम हमारा क्या है? अक्रिय तत्व है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ये अलग सारणी यानी कि अलग वर्ग में रहता है। ठीक है, तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या होती है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, और इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है Na होता है। बात समझ रहा है ना, ये ध्यान में रखना है कि सोडियम का संकेत Na होता है और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कह रहा है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है क्या, पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, यानी कि सब रहेंगे तभी जाके स्वपोषण की प्रक्रिया हो सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर हम 53 देखते हैं। कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हो जाएगा C6H12O6, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H12O6, तो ऑप्शन नंबर सी मार लेना है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम देखेंगे 54 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है वो हमारा कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। कौन है, यकृत, यानी कि मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि पौधों में श्वसन होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, या इनमें सभी में, तो सभी में होता है। पौधों में श्वसन सभी में होता है, यानी कि जड़ में भी होता है, पत्तियां में भी होता है और तना में भी होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कह रहा है कि रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, हवेल का, चूहा का, या हाथी का, या आदमी का, तो सबसे ज्यादा दिल धड़कता है किसका, चूहा का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 57 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, तो 120/80 होता है। ठीक है, 120/80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 59 है वो कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, निम्न में से किससे संबंधित है, वृक्क से क्या कार्य होता है, तो उत्सर्जन का कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है, पीत रस यकृत से स्रावित होता है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है किससे, पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62 का आंसर। 63 का देखेंगे। मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है लगभग 1.4 केजी, 1.4 केजी मानव मस्तिष्क का लगभग औसत भार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से, यानी कि मेंडुला से, कहाँ से निकलता है, मेंडुला से निकलता है, मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है, सॉरी मेंडुला से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 65 हमारा कह रहा है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना,
चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं माना जाता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 68 देखेंगे। कह रहे कि पांस, मेंडुला और अनुमस्तिष्क, पांस, मेंडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी कि मस्तिष्क के पिछला भाग का ये हिस्सा है। कौन? पांस, मेंडुला और अनुमस्तिष्क। तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 68 कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है कहाँ पे, यानी किसके द्वारा? तो थायराइड के द्वारा। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 69, ठीक है। तो 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो 69 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नर-लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नर-लिंग हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इथिलीन या इथिलीन। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इथिलीन, यानी कि पकने वाला पूछा भी जाए तो इथिलीन कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 71 है वो कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर, यानी पुंकेसर को नर प्रजनन अंग भी कह सकते हैं। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर है। तो 71 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो क्या कहता है उसको देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें? ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। परागकश में पराग कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन नलिका से। फेलोपियन नलिका से निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फेलोपियन नलिका से। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम 76 देखते हैं। कह रहा जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जोहानस ने प्रस्तुत किया, ठीक है। किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन ने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। तो 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। करा निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो दोनों स्मॉल टी रख देना है तो समझ जाएंगे वहां पर क्या है, बौना पौधा यानी कि छोटा पौधा है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन 78 कह रहा है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग है, ठीक है। दोनों पंख है, दोनों क्या है? समजात अंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, ठीक है। 79 हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। तो 79 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 नंबर कह रहा है कि इनमें से प्राकृतिक परितंत्र कौन है? तो वन, नदी, मरुस्थल, इनमें से सभी कौन है? तो वन भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, मरुस्थल भी हो सकता है, यानी कि इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल यानी कि 80 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।